चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 कृषि और खेती और समाज। क्लास 9 है ना। इतिहास का चैप्टर है कृषि और खेती और समाज, यानी कृषि के बारे में पढ़ना है और जो लोग कृषि करते हैं उन लोगों के बारे में जानकारी रखनी है। तो सबसे पहले टॉपिक में आता है कृषि। पहले कृषि जानेंगे, उसके बाद ना खेती और समाज जानेंगे। तो कृषि को देखिए हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कृषि को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर जो है दो लैटिन शब्दों से मिल करके बनी हुई है। कितने लैटिन शब्द है? दो लैटिन शब्द से मिल करके एग्रीकल्चर बनी हुई है, जिसमें पहला लैटिन शब्द है एग्रोस बोलते हैं। पहला क्या बोलते हैं? एग्रोस। और दूसरा जो लैटिन शब्द है उसको बोलते हैं हम लोग कल्चर। क्या बोलते हैं? कल्चर। यानी एग्रीकल्चर को हिंदी में कृषि बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कृषि। और कृषि यानी एग्रीकल्चर दो लैटिन शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एक एग्रोस बोलते हैं और दूसरे को कल्चर बोलते हैं। एग्रोस को हिंदी में बोलते हैं भूमि। एग्रोस का अर्थ होता है, एग्रोस का अर्थ हुआ भूमि और कल्चर का अर्थ हुआ जुताई। जुताई। तो यहाँ से परिभाषा अगर पूछा जाए कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, व्हाट इज एग्रीकल्चर, ठीक ना। तो हिंदी में बोले तो भूमि की जुताई को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि की जुताई को कृषि कहते हैं। इंग्लिश में पूछ सकता है व्हाट इज एग्रीकल्चर, पूछ सकता है। तो कैसे बोलेंगे? फॉलोइंग फील्ड्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसकी परिभाषा निकलना होगा कृषि का। कृषि का परिभाषा निकलना, कृषि किसे कहते हैं? तो भूमि की जुताई को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। देखिए दो लैटिन शब्द है, एक एग्रोस है और कल्चर है। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि और कल्चर का अर्थ होता है जुताई। यानी भूमि की जुताई को क्या कहते हैं हम लोग? कृषि कहते हैं। तो कृषि का परिभाषा यहाँ से निकाला जाए तो भूमि की जुताई को, भूमि की जुताई कृषि कहलाती है। कृषि कहलाती है। यदि इंग्लिश में पूछा जाए तो फॉलोइंग फील्ड्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हो गया। यानी भूमि कृषि किसे कहते हुआ? तो भूमि की जुताई को ही क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। भूमि की जुताई कृषि कहलाती है। इंग्लिश में बोला जाए व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो फॉलोइंग फील्ड्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी यहीं से सीधे निकला। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि, अर्थ होता है, और कल्चर का अर्थ होता है जुताई, यानी भूमि की जुताई को हम लोग कृषि कहते हैं। कृषि की शुरुआत भारत में नवपाषाण से हुई थी। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? यानी कृषि की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? तो नवपाषाण काल से हुई थी। नवपाषाण काल से शुरू हुई। ऑब्जेक्टिव सवाल है कि भारत में कृषि की शुरुआत कब से हुई? तो नवपाषाण काल से भारत में कृषि की शुरुआत हुई, ठीक ना। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद से भी पूछ सकते हुआ इसमें उस समय कौन कौन से फसल का उत्पादन होता था? तो जौ था, गेहूं, धान, चना इत्यादि और बहुत सारा था, ठीक ना। यानी भारत में कृषि की शुरुआत कब से हुई? नवपाषाण काल से शुरू हुई। उस समय क्या क्या उपजाते थे लोग? तो जौ, गेहूं, धान, चना इत्यादि प्रकार के उपजाते थे लोग, ठीक ना। फिर उसके बाद से एक कपास का अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव सवाल में कि कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ के लोग किए थे? तो यही सिंधु सभ्यता के लोग किए थे। यानी कपास। अगला हुआ कपास की उत्पादन की शुरुआत, कपास की उत्पादन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सिंधु सभ्यता से हुई थी। ये भी पूछ सकता है कपास के उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। और सिंधु सभ्यता के लोग जो कपास का उत्पादन करते थे उस कपास को यूनान के लोग सिंडन बोलते थे। क्या बोलते थे?
सिंडन। आगे हम लिख के दिखा रहे, देखिए, यानी कपास की शुरुआत, उत्पादन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सिंधु सभ्यता से हुई थी। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता से शुरू हुई थी। ये भी पूछ सकता है कि कपास के उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। नवपाषाण काल में जो कृषि की शुरुआत हुई थी, तो उस समय तो कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली या नए हार्वेस्टिंग वाला मशीन तो कोई नहीं था। तो उस समय लोग हल से जुताई करते थे, और हल की साक्ष्य जो मिली है, यानी हल से उस समय कृषि यानी मिट्टी को उलटने पलटने का कार्य किसे करते थे? हल से। आई हल की साक्ष्य कहाँ मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता मिली है, हड़प्पा सभ्यता में मिली है। और हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्र में, तो राजस्थान क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में हुआ? राजस्थान। राजस्थान में, राजस्थान हड़प्पा कालीन हल का साक्ष्य राजस्थान क्षेत्रों में मिली है। लेकिन इस साक्ष्य नहीं मिली है कि हल को इंसान यानी आदमी खींचता था कि कोई जानवर खींचता था। लेकिन ये तो एकदम कन्फर्म साक्ष्य इसका मिल गया है कि हड़प्पा कालीन जो हल है उसका साक्ष्य राजस्थान में मिला है। लेकिन ये फिक्स नहीं हुआ है कि जो हल था उसको आदमी खींचते थे लोग कि जानवर। ठीक ना? ये ऑब्जेक्टिव सवाल हुआ। यानी क्लास 9 का कृषि और खेती समाज। कृषि को इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं, और एग्रीकल्चर दो लैटिन शब्दों से मिलकर बनी, एग्रोस और कल्चर। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि, और कल्चर का अर्थ होता है जुताई। यहाँ से कृषि की परिभाषा हुआ, भूमि की जुताई को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर? तो फॉलोइंग फील्ड्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर की शुरुआत भारत में कब से हुई? तो नवपाषाण काल से शुरू हुई थी। उस समय क्या क्या उगाते थे? जौ, गेहूं, चना, धान इत्यादि उगाते थे। कपास भी उगाते थे लोग, और कपास की उत्पादन की शुरुआत सिंधु सभ्यता के लोग किए थे। सिंधु सिंधु घाटी में सबसे सबसे अधिक इसका साक्ष्य मिला है, इसीलिए सिंधु सभ्यता के लोग बोलते किया है। और कपास के जो उत्पादन हुआ था, यानी कपास के जो उत्पादन किया गया था सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा, तो उस कपास को यूनान के लोग सिंधु सभ्यता में होने के कारण उसे सिंडन के नाम देते थे। कौन सा नाम? सिंडन। ठीक ना? तब तक इसका उतारिए और ऑब्जेक्टिव सवाल दिखाते हैं। इसके बाद देखें, कपास का उत्पादन की शुरुआत, यानी कपास का श्रेय किसे दिया जाता है? कपास उत्पादन का श्रेय जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का है। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के लोगों का। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव सवाल में, कपास उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। अब सिंधु सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करते थे, तो कपास को यूनान के लोग इसे सिंडन बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंडन। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है कि कपास को यूनान के लोग क्या बोलते थे? सिंडन। कपास उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। पीछे बतला चुके हैं। हल का साक्ष्य किस राज्य में मिला है? तो राजस्थान में मिला है। किस समय का है? तो हड़प्पा कालीन है। हड़प्पा कालीन जो हल है उसका साक्ष्य राजस्थान में मिला है। फिर उसके बाद से पृथ्वी यानी पूरा विश्व हुआ। इसमें पूरे विश्व में क्या हुआ? यानी विश्व में मात्र 11%। कितना प्रतिशत? विश्व में कई देश है, इस सभी देशों को मिलाकर के विश्व बनता है। इस विश्व में 11% भूमि ही मात्र कृषि योग्य है। कितना है बबुआ? 11% भूमि कृषि योग्य है। किसके जैसा है? कृषि योग्य है। यानी पूरे विश्व में जो भी भूमि है ना, स्थल है, उसमें से कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? केवल 11% भूमि कृषि योग्य है। इस 11% का अगर देखा जाए भारत के अनुसार से, तो भारत में मात्र 51% ही, कितना? 51% कृषि योग्य भूमि है। ये विश्व की बात है, और ये भारत का, यानी भारत में कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो 51% भारत में कृषि योग्य भूमि है। कृषि योग्य, ठीक ना?
और भारत में कृषि योग्य भूमि है 51%, और 51% जो कृषि योग्य भूमि है, ठीक ना, भारत में 51% जो कृषि योग्य भूमि है, यह जो है भारत को राष्ट्रीय आय में, भारत को राष्ट्रीय भारत को राष्ट्रीय आय में 35% योगदान पहुंचाता है। कितना प्रतिशत? 35% योगदान पहुंचाता है। पूछ सकता है कि भारत में जो कृषि योग्य भूमि है कितनी है, तो 51%। भारत में जो 51% कृषि योग्य भूमि है कि राष्ट्रीय आय में कितना योगदान करती है, तो 35% इसका योगदान है। यानी भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 35% है, ठीक ना, कोई दिक्कत? उसके बाद ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार हो रहा है। उसके बाद सब बिहार में पूछ सकता है, बिहार में कितने जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है, कितनी प्रतिशत भूमि बिहार में कृषि योग्य है, कितनी जो है शुद्ध रूप से बोई जाने वाली भूमि है। तो बिहार का देखा जब हुआ, यानी बिहार में कृषि योग्य भूमि जो है 70%। कितना प्रतिशत? 70%। लेकिन इन 70% में से मात्र 60% शुद्ध रूप से है। 60% जो है शुद्ध रूप से बोई गई भूमि है, शुद्ध रूप से है। यानी बिहार में 70% भूमि जो है कृषि योग्य है। इन 70% में मात्र 60% शुद्ध रूप से बोई जाने वाली भूमि है। और बिहार की जनता जो है, जनता यानी 80% जनता बिहार की कृषि पर आधारित है। बिहार पूछ सकते हैं बिहार की जनता कितनी ऐसी जनता है जो कृषि पर आधारित है, तो 80% बिहार की जनता जो है कृषि पर आधारित है। और भारत की बात करेगा तो भारत की जो जनता है 75% कृषि पर आधारित है। अगर भारत को देखा जाए तो भारत में 51% कृषि योग्य भूमि है, ठीक ना, और जनता को देखा जाए तो जनता 75% कृषि पर आधारित है, कृषि पर 75% आधारित है, आधारित है। यानी भारतीय जनता कृषि पर कितना आधारित है? 75%। स्टेट की बात की जाए अपने बिहार राज्य के लिए, तो बिहार में जो जनता है 80% कृषि पर आधारित है। बिहार में 70% कृषि योग्य भूमि है। उन 70% में मात्र 60% शुद्ध रूप से बोई जाने वाली भूमि है, ठीक ना। उसके बाद से बिहार में देखा जाए कृषि करते हैं तो हम लोग, लेकिन सब मानसून पर आधारित है। किस पर आधारित है? मानसून पर। मानसून अगर अच्छी रहेगी तो फसल अच्छा होगा, मानसून अच्छी नहीं आएगी तो फसल अच्छा नहीं होगा। तो बिहार की कृषि को मानसून के साथ क्या बोलते हैं? जुआ बोलते हैं। यानी बिहार की कृषि जो है मानसून के साथ जुआ है। अब देखते हैं, पूछ सकता है कि बिहार की कृषि किसके साथ जुआ है, तो मानसून के साथ जुआ है। जुआ इसलिए बोला गया है कि जुआ में फिक्स नहीं था कौन पार्टी जीतेगा, अगला भी जीत सकते हैं या हम भी जीत सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर बिहार में कृषि मानसून अच्छी रहती है तो कृषि अच्छा होगी, अगर बिहार में मानसून अच्छी नहीं रहती है तो कृषि कार्य अच्छा नहीं होगी, यानी लॉस जाएगा। इसीलिए उसके साथ बोला कि हम लोग जुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुआ बोलते हैं, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव सवाल है कि कपास का उत्पादन का श्रेय कहाँ के लोगों का है, तो सिंधु सभ्यता के लोगों का है। और यूनान के लोग कपास को क्या नाम देते थे? लोग सिंगन नाम देते थे, ठीक ना। पूरे विश्व में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? मात्र 11% कृषि योग्य विश्व में भूमि है। उस 11% का 51% भारत में कृषि योग्य भूमि है, जहां 75% जनता कृषि पर आधारित है। और भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 35% है। और बिहार अपने राज्य के देखा जाए तो 70% कृषि योग्य भूमि है, उसमें से मात्र 60% शुद्ध रूप से बोई जाने वाली भूमि है। और बिहार की 80% जो जनता है कृषि पर आधारित है। इसीलिए बिहार की कृषि को, बिहार की जनता या भारत की जनता को भी कृषि को रीढ़ बोला जाता है। और बिहार की जो कृषि है मानसून पर आधारित है, इसीलिए मानसून के साथ उसे जुआ बोलते हैं। पूछ सकता है बिहार की कृषि को किसके साथ जुआ बोलते हैं, तो मानसून के साथ जुआ बोलते हैं। फिर उसके बाद अब सवाल आएगा एक
कि बिहार की कृषि जो है प्रत्येक वर्ष में कितने प्रकार के तहत कितने प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन दिखा रहे हैं आगे। बिहार में प्रति वर्ष फसलों का उत्पादन यानी प्रत्येक वर्ष में बिहार में कितने फसल का उत्पादन हो जाता है। तो 4 प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के फसलों के उत्पादन हो जाता है। एक को बोलते हैं बबुआ 1 2 3, एक और आगे कर देते हैं 4, 1 2 3 4। यानी बिहार में प्रति वर्ष कितने फसलों का उत्पादन कर देते हैं? तो 4। एक को बोलते हैं भदई फसल। दूसरा के बोलते हैं हम लोग अगहनी फसल। क्या बोलते हैं? अगहनी फसल। या इसका एक और नाम है खरीफ फसल ही बोलते हैं, खरीफ फसल। और तीसरा को बोलते हैं रबी फसल। और चौथा को बोलते हैं जायद फसल। या इसका एक और नाम है गर्मा फसल ही बोलते हैं, गर्मा फसल। तो बिहार में प्रति वर्ष कितने प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है? तो 4 प्रकार के, भदई फसल, अगहनी फसल, रबी फसल, जायद या इसी का एक और नाम है गर्मा फसल। ठीक ना। अब देखिए पूछ सकते हैं भदई फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। ठीक ना। तो भदई फसल जो है मई जून में बोई जाती है, मई जून में बोई जाती है। ठीक ना। और अक्टूबर नवंबर में इसे काट ली जाती है, अक्टूबर से नवंबर में इसे काट ली जाती है। फिर अगहनी फसल पूछेगा, अगहनी फसल किसे कहते हैं ना। तो जुलाई अगस्त में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में जिस फसल की कटाई होती है उसे हम लोग अगहनी या खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है। यानी जुलाई और अगस्त में बोई जाती है और नवंबर से दिसंबर में इसे काट ली जाती है। फिर उसके बाद से रबी फसल की बुआई कब होती है? तो रबी फसल की बुआई नवंबर के आसपास यानी अक्टूबर नवंबर में होती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। यानी अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है। यानी भदई फसल को बोई जाती है, मई जून में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, तो उसे हम लोग भदई फसल कहते हैं। अगहनी फसल किसे कहते हैं? तो जिस फसल की बुआई जुलाई अगस्त में की जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है उसे हम लोग, यह तैयार हो जाती है, उसे हम लोग अगहनी फसल या खरीफ फसल कहते हैं। ठीक ना। रबी फसल किसे कहते हैं? तो जिस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च से अप्रैल के अंदर काट ली जाती है उसे हम लोग कहते हैं रबी फसल। अब ये तो जायद फसल या गर्मा फसल। है ना। लगन के दिन में मार्च के बाद से लगन शुरू होती है तो उसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ जाता है मौसम का, तो उस समय हम लोग शरीर में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, तो उस समय अधिक पानी वाले फसलों का हम लोग सेवन करते हैं। जैसे सब्जी में लौकी हो गया और जैसे तरबूज हो गया। ठीक ना। और सब खीरा ककड़ी सब का प्रयोग करती है। जायद फसल है या इसको गर्मा फसल कहते हैं। तो इसकी बुआई मार्च अप्रैल में होती है, मार्च से अप्रैल में की जाती है और जून तक इसे काट ली जाती है।
यानी जिस फसल की बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है और जून तक इसे काट ली जाती है उसे हम लोग जायद फसल या गर्मा फसल कहते हैं। गर्मा फसल इसलिए बोलते हैं उसमें गर्मी पड़ती है और गर्मी में हम लोग के समय यानी गर्म मौसम में हम लोग के शरीर में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे फसल का हम लोग प्रयोग करते हैं जिससे शरीर में पानी की क्षमता बनी रहे। जैसे लौकी, खीरा, ककड़ी लिखा है, ककड़ी, तरबूज इत्यादि और कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखा जाए भदई फसल में, तो भदई फसल में धान होता है, धान है, ठीक ना, मक्का भी है, बाजरा भी है और कई गो आते हैं, ठीक ना। और अगहनी फसल खरीफ फसल में देखा जाए जिसकी बुआई जुलाई अगस्त में की जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, तो मुख्य रूप से इसमें धान है, मक्का भी है, ठीक ना, और ज्वार, बाजरा, इस सब का ये अगहनी फसल यानी खरीफ फसल का एग्जाम्पल है। दिखाई नहीं देता होगा प्रेस। खरीफ फसल। रबी फसल में मुख्य रूप से गेहूं होता है, बबुआ, गेहूं, उसके बाद से तेलहन, दलहन भी होता है, दलहन। अब दलहन में कई गो जैसे खेसारी हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया ना, ये सब हो गया। तो इसका एग्जाम्पल है। यानी बिहार में प्रति वर्ष फसलों का उत्पादन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। भदई फसल, अगहनी फसल जिसको हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं, रबी फसल और जायद फसल जिसका दूसरा नाम एक और होता है वो गर्मा फसल। भदई फसल की बुआई मई जून में होती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ठीक ना। अगहनी यानी खरीफ फसल की बुआई जुलाई अगस्त में की जाती है और नवंबर दिसंबर में उसे हम लोग काट लेते हैं, तैयार है, तो उसे हम लोग अगहनी या खरीफ फसल कहते हैं। रबी फसल जो होता है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जायद फसल को गर्मा फसल कहते हैं जिसकी बुआई मार्च अप्रैल में होती है और जून आते आते तक उसे हम लोग काट लेते हैं, ठीक ना। जैसे भदई फसल की एग्जाम्पल धान, मक्का, बाजरा, जौ इत्यादि हो जाएगा। अगहनी फसल में मुख्य रूप से खरीफ फसल का उदाहरण कौन है? तो धान है। मुख्य रूप से रबी फसल का उदाहरण कौन है? तो गेहूं है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे यानी प्रकृति के आधार पर कृषि, ठीक है ना, उसके प्रकृति के आधार पर। इसको हटा रहे हो तब तक। प्रकृति के आधार पर फसल, प्रकृति के आधार पर फसल। तो प्रकृति के आधार पर फसल जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ये नया टॉपिक है। प्रकृति के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। फिर टेबल बनाना पड़ेगा। यानी प्रकृति के आधार पर फसल कितने प्रकार के हुए? 6 प्रकार का फसल हुए। एक को बोलते हैं हम लोग खाद्य फसल। पहला नंबर में हो जाएगा खाद्य फसल। प्रकृति के आधार पर फसल कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पहला खाद्य फसल लिखे है। उसके बाद से व्यावसायिक फसल होता है। व्यावसायिक फसल, व्यावसायिक, या इसका एक और नाम है व्यावसायिक हम लोग नकदी बोलते हैं, नकदी फसल भी बोलते हैं, ठीक ना। थोड़ा छोटा रहे, थोड़ा बोर्ड से दूर चला जाएगा, ठीक ना। तीसरा होता है हम लोग के पहला खाद्य फसल, दूसरा व्यावसायिक फसल या इसका एक और नाम है नकदी फसल। उसके बाद से पेय फसल एक होता है,
पेय फसल, फसल नहीं लिखे, जगह के अभाव है, पेय फसल। पेय फसल, फसल व्यवसायिक या इसका एक और नाम है नकदी फसल, खाद्य फसल। चौथा आ जाएगा हम लोग के रेशेदार फसल, रेशेदार, रेशेदार फसल, ठीक ना। पांचवा और छठा, पांचवा में हम लेते हैं फल या बागवानी फसल, बागवानी या इसका एक और नाम डायरेक्टर लिख देगा, केवल लिख देगा फल, ठीक ना। यानी पहला हो गया खाद्य फसल, दूसरा व्यवसायिक या नकदी फसल, तीसरा पेय फसल, ठीक ना, और चौथा हो गया हम लोग के रेशेदार फसल, और पांचवा बागवानी या फल फसल। छठा होता है हम लोग के मसाले फसल, मसाले फसल। तो प्रकृति के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, खाद्य फसल, व्यवसायिक फसल या नकदी फसल, पेय फसल, रेशेदार फसल, ठीक ना, बागवानी फसल और मसालेदार फसल। एग्जाम्पल भी इसका पूछेगा, एग्जाम्पल में इसका आता है, ये भी पूछ सकता है खाद्य फसल किसे कहते हैं, एग्जाम्पल बताइए। यानी जिस फसलों को ज्यादा हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसे हम खाद्य फसल। ऐसे तो सब फसल खाते हैं लोग, लेकिन मुख्य रूप से ज्यादा कौन खाते हैं? तो धान और गेहूं को हम लोग ज्यादा खाते हैं, तो खाद्य फसल के अंतर्गत आ जाएगा। धान, गेहूं, मक्का, ये सब का जाएगा, ये खाद्य फसल है। तो इसमें धान हो जाएगा, धान, गेहूं, यानी पूछा खाद्य फसल किसे कहता है? तो जिस फसल को अधिक रूप में खाने का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग खाद्य फसल कहते हैं, जैसे धान, गेहूं। व्यवसायिक, यानी व्यवसाय करना है, यहाँ पर व्यवसाय करने की बात हो रही है, यानी जिस फसल, व्यवसाय जैसे सब फसल को होगा, धान भी बेचेंगे, गेहूं बेचेंगे, मकई भी बेचेंगे, सब बेचेंगे, लेकिन जिसका मैंने एक फैक्ट्री के रूप में, फैक्ट्री को ले आकर के या कंपनी को ले आकर के किसी संस्थान को ले आकर के देते हैं, उसको हम लोग व्यवसायिक फसल के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। जैसे गन्ना, गन्ना का है, गन्ना एक व्यवसायिक फसल है, गन्ना का हुआ व्यवसायिक फसल, ठीक ना। उसी तरह से प्याज हो जाएगा, प्याज, आलू, ये सब का है, ये व्यवसायिक फसल। जबकि खाते इसको भी है, इन्हें कि इसको केवल खाते, इसको नहीं खाते हैं, खाते सब है, लेकिन खाद्य फसल के अंतर्गत धान और गेहूं हो जाएगा। व्यवसायिक फसल में गन्ना, प्याज, आलू और सब भी हो जाएगा, ठीक ना। पेय फसल, यानी जिसको हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं उससे हम लोग पेय फसल कहते हैं, जैसे चाय, कॉफी, कहवा और भी है, ठीक ना। चाय, कॉफी, कहवा, इसे हम लोग पेय फसल कहते हैं। जिन फसलों का प्रयोग पेय के रूप में किया जाता है, पीने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग पेय फसल कहते हैं, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, कहवा, इसे पीते हैं, ठीक ना। रेशेदार फसल, जिससे रेशम तैयार होता है, जिसमें रेशे होती है, उसे हम लोग बोलते हैं रेशेदार फसल। सीधे बोले जिस फसल में रेशे पाई जाती है उसे हम लोग रेशेदार फसल कहते हैं। जैसे इसमें कपास हो जाएगा, कपास, जूट, ठीक ना, कपास, जूट और भी है, होता है, ठीक ना, रेशेदार फसल में। उसके बाद से बागवानी फसल, बागवानी फसल है जिसकी बगीचा लगाई जाती है, तो बगीचा आम की भी लगाई जाती है, ठीक ना, अमरूद की भी लगाई जाती है, अमरूद के, केला भी है, ठीक ना, लीची भी है, अंगूर भी है, संतरा भी है, ये सब के सब है, संतरा। और भी कितना लिखेंगे आप, लिखेंगे तो जगह नहीं हट पाएगा। यानी बागवानी फसल में, यानी जिन फसलों को उत्पादन करने के लिए बाग बनाई जाती है उस पौधे का, उसे हम लोग बागवानी फसल का, जैसे आम हो गया, अमरूद, केला, संतरा, ठीक ना। मसाले, यानी जिसका प्रयोग हम लोग अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए करते हैं उसे हम लोग मसालेदार या मसाले फसल कहते हैं। जैसे लहसुन, लहसुन, प्याज भी हो जाएगा, प्याज, इलायची, इलायची, ठीक ना, और भी कई है, मिर्च भी हो जाएगा, मिर्च, इस सब का है मसालेदार फसल, यानी इसका प्रयोग हम लोग मसाले के रूप में करते हैं, जिसको हम लोग मसालेदार फसल कहते हैं। यानी प्रकृति के आधार पर फसल कितने प्रकार के? तो 6 प्रकार के। खाद्य फसल, यानी खाद्य फसल, व्यवसायिक फसल, तो दूसरा का नाम है नकदी फसल,
पेय फसल, रेशेदार फसल, बागवानी फसल या उसको फल भी बोले फल फसल, मसालेदार फसल। ठीक ना, इसका हुआ इतना। क्लास 9th के लिए इतना ही था, अगला क्लास के लिए तो स्टैंडर्ड ज्यादा हो जाएगा।